हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास तक अपन ने वेक्टर्स की थ्योरी कंप्लीट करी थी, जहां पे अपन ने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा था और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अब आज अपन एक्सरसाइज 1 को कंटिन्यू करेंगे और मुझे पता है आप में से बहुत बच्चों ने क्वेश्चंस नहीं लगाए होंगे, तो अब अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेंगे। एक्सरसाइज 1 में अपने पास टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, तो अपन एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपने पास, कितने बच्चों से लगा होगा ये वाला सवाल? काफी अच्छा है, ट्रिकी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे क्या दे रखा है आपको? 3 कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, जिनका मैग्नीट्यूड कितना है? ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 2 है। इफ द एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स इज 120 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर मे बी इक्वल टू, इस इक्वेशन के बराबर, यानी कि 3a/4 प्लस b/3 प्लस c/2, यानी कि वो अपने से पूछ रहा है ये कितने के बराबर होगा। तो देखिए अपन पहले डायग्राम देखते हैं इसका। अपने को क्या बोला? 2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो अगर मैं इसको b वेक्टर बोल दूं और इसको c वेक्टर बोल दूं, तो दोनों के बीच में ये एंगल कितना आ रहा है? 120। और ये जो a वेक्टर है ये कुछ इस डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो अगर ये इनके बीच में आ रहा है तो अपन जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, अगर ये 2 वेक्टर हैं और इनकी टेल से टेल कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पे भी बी और सी वेक्टर की टेल से टेल कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगेगा और अपना रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा? कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन ये ए किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है। तो अगर अपन इसको अपना रिजल्टेंट, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ पॉजिटिव ए है, तो ये रिजल्टेंट कैसा हो गया? माइनस ए। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसको समझने के लिए। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले B और C का अपन मैग्नीट्यूड देखते हैं। B का दे रखा है 3 और C का दे रखा है 2, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड कैसे हो गए? इक्वल हो गए। कैसे? देखिए अगर इक्वेशन में मैं देखता हूं B वेक्टर अपॉन 3 इक्वल टू C वेक्टर अपॉन 2, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 3/3 इक्वल्स टू 2/2, ये अपना कितना आ रहा है? 1। तो एक इक्वेशन तो अपने को ये मिली कि भाई ये इक्वल हो रहे हैं। अब आगे अपन देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर। जब इनके मैग्नीट्यूड बराबर आ गए तो अपन कोशिश करेंगे कि ए का भी अपन मैग्नीट्यूड इनके बराबर कर सके, चाहे अपने को उसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े। तो ए का मैग्नीट्यूड अपने को कितना दे रखा है? 4, और वो है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। लेकिन आना किधर चाहिए? इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ आना चाहिए। आप जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ से इनका रिजल्टेंट किधर आना चाहिए? इधर आना चाहिए ए, ना कि इधर। अगर इधर आ रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? माइनस ऑफ ए। और ये वेक्टर जो b है ये एक्चुअली में है क्या? b/3 वेक्टर है, और जो c है ये एक्चुअली में क्या है? c/2 वेक्टर है। तो अगर ऐसी बात है तो अपन ने क्या किया? अपन ने उनका मैग्नीट्यूड पहले बराबर किया। अब मैं क्या कर सकता हूं? देखिए यहां पे b/3 प्लस c/2, यहां पे वेक्टर्स हैं ये, इसको मैं किसके इक्वल कर सकता हूं? ये देखिए मैं a/4, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। ए यानी ए का मैग्नीट्यूड नहीं, a/4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। लेकिन अब अपने को पता है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा b/3 वेक्टर का, यहां पे देखिए b/3 वेक्टर का और c/2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि a जो वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। लेकिन यहां पे a इस तरह से दिया हुआ है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? इसको यहां पे माइनस ऑफ a/4, तभी तो ये इक्वल होगा। रिजल्टेंट क्या होता है? एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो ये a/4 वेक्टर जो है ये इनका क्या आ गया? एक तरह से रिजल्टेंट आ गया। अब अपनी इक्वेशन क्या दी हुई है अपने को? 3a/4 वेक्टर प्लस b/3 वेक्टर प्लस c/2 वेक्टर, ये कितने के बराबर होगा? तो अपन ने देखिए 3a/4 वेक्टर तो एज इट इज लिखा, और इस टर्म के अगेंस्ट में अब मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए b/3 वेक्टर प्लस c/2 वेक्टर के इक्वल में क्या लिख सकता हूं? माइनस a/4 वेक्टर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ a/4 वेक्टर। और इसको मैं क्या कर सकता हूं? कैलकुलेट करूंगा तो 4 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 2a वेक्टर अपॉन 4, यानी कि अपना क्या आ गया? a वेक्टर अपॉन 2। तो अब ये अपने से क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन पूछ रहा है कि जो आपने रिजल्ट निकाला उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो अपन ने देखा जब अपन ने b/3 वेक्टर और c/2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला तो वो कुछ इस डायरेक्शन में था, लेकिन अपना रिजल्टेंट कैसा है? माइनस a/4। मैग्नीट्यूड अपन ने यहां पे बराबर किया और अपना आंसर कितना आ रहा है? a/2।
अगर देखिए मैं इसको ए नहीं बोल के अगर इसी को मैं ए बोलूं, ठीक है, तो ए का डायरेक्शन इधर है, तो a/2 का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, यानी कि अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अपने को यहां पे वेक्टर की डायरेक्शन बतानी थी, तो वो अपन ने इस तरह से यहां पे कैलकुलेट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर बेस्ड है आपका। तो डायरेक्शन कोसाइन में आपको पता है, एक अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि स्क्वायर्स ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल शुड बी इक्वल टू यूनिटी, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो क्या इक्वेशन थी, तो ये अपना वैल्यू आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये अपनी वैल्यू आई। अब अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है 45, 60, 60, 60, 30, 60 और 30, 45, ये सब अल्फा बीटा है, यानी कि गामा की यहाँ पे अपने को कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अपन पहले तो अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो अब यहाँ पे क्या है, अपने को जो भी अपना अल्फा और बीटा एंगल यहाँ पे डालेंगे और जो अपन ऐड करेंगे, ये तो बात पक्की है कि वो वैल्यू 1 से तो छोटी होगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर गामा की कुछ भी वैल्यू हो वो 1 में से माइनस हो रही है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से तो छोटी आनी चाहिए। तो अपन ऐसे एंगल्स लेंगे जिनमें वैल्यू 1 से छोटी आ रही होगी, वो तो सही हो जाएंगे अपने लिए, और जिसमें वैल्यू 1 से बड़ी आ रही होगी वो अपने लिए गलत हो जाएगा। तो अपन एक एक ऑप्शन लेकर के चलते हैं। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन लेता हूं यहां पे, जिसमें अल्फा कितना है 45 डिग्री है और बीटा कितना है 60 डिग्री है। तो देखिए कॉस स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि √3/2 होता है, तो 3/4 हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो अब ये देखिए ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है, यहां पे अगर मैं 4 एलसीएम ले लूं तो 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 5/4 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अब 5/4 जो है अप्रोक्सीमेटली आपका 1.25 समथिंग आएगा, तो यानी कि ये वैल्यू तो अपनी नहीं हो सकती है। तो अपना पहला आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो अपना एक ऐसा सेट है जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर अपन अब चेक करते हैं बी वाले ऑप्शन के लिए। यहां पे अपना अल्फा है कितना 30 डिग्री, और मेरे ख्याल से यहां पे अपन ने कोई गलती करी है। यहां पे देखिए अपन ने क्या किया, cos 60 होता है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 होगा ये, तो 4 एलसीएम हो गया यहां पे और ये आ गया, तो ये 3/4 आएगा अपना, है ना। यहां पे छोटी सी गलती थी अपने से, तो ये 3/4 हो गया, और 3/4 जो है आपकी वैल्यू 0.75 समथिंग होती है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना नॉट पॉसिबल वालों में से नहीं है, ये पॉसिबल ऑप्शन है अपना एक। फिर अपन देखते हैं बी वाला केस, जहां पे अल्फा अपना 30 डिग्री है और बीटा अपना 60 डिग्री है। तो यानी कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आपका कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो ये वैल्यू देखिए 4 एलसीएम ले लिया और 3 + 1, ये कितना हो गया 4/4, यानी कि ये वैल्यू कितनी आई 1। तो ये भी जो है एक, यानी कि ये नॉट पॉसिबल केस में नहीं है, ये तो पॉसिबल है, 1 आंसर आ रहा है इक्वल टू यूनिटी, अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर लेते हैं ऑप्शन सी का केस। यहां पे आपका अल्फा दिया हुआ है 60 डिग्री और बीटा भी दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4, तो ये कितना आ गया आपका 1/2, यानी कि 0.5 समथिंग आपका ये आंसर आया। तो ये भी अपना सही जा रहा है अभी तक। तो अब देखते हैं अपन डी ऑप्शन। यहां पे आपका अल्फा दे रखा है कितना 30 डिग्री और बीटा आपका दे रखा है कितना 45 डिग्री। तो यहां पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2। यहां पे 4 अपन ने एलसीएम लिया, तो ये कितना है अपना 5/4, यानी कि 1.25 समथिंग अपनी की यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो 1 से बड़ी आ रही है। केवल डी के केस में अपनी जो वैल्यू है 1 से बड़ी आ रही है, बाकी सब में 1 से छोटी आ रही है।
तो अपन ने यहां पे देखा था डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले में कि कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1 से तो छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि जो ये क्वांटिटी है ये 1 से छोटी ही होगी। तो इसलिए अपना जो डी ऑप्शन है जिसमें वैल्यू बड़ी आ रही है ये एक नॉट पॉसिबल केस है। बाकी ए, बी और सी कैसे हैं? पॉसिबल केसेस हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग cos थीटा की वैल्यू निकालते टाइम ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है cos 30 और cos 60 डिग्री में, तो उतनी चीज का बस ध्यान रखिएगा, उसी में नंबर अपने कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है ए, बी एंड सी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सेटिस्फाई द रिलेशन a डॉट बी इज इक्वल्स टू a डॉट सी इक्वल्स टू 0, यानी कि a डॉट बी का यहां पे क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है a डॉट बी और a डॉट सी। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a डॉट बी कब 0 होता है? जब cos थीटा क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर कैसे होंगे? आपस में 90 डिग्री पे होंगे। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट का, a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना? ए बी cos थीटा। अगर ये थीटा को मैं 90 डिग्री पुट करूंगा तो क्या यहां पे 0 आ जाएगा? a डॉट बी वेक्टर। तो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है ये। अब यहां पे आपको क्या बताना है? आपको ए वेक्टर की एक तरह से डायरेक्शन बतानी है। इन शॉर्ट आपको राइट हैंड थंब रूल लगा करके चेक करना है कि ये क्या हो रहा होगा। पहले तो आपको एक स्कीमेटिक ड्रॉ करना होगा। ए और बी वेक्टर अब आपस में कैसे हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ए डॉट बी कब 0 होता है? जब थीटा कितना हो? 90 हो। थीटा मतलब कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपका ये बी वेक्टर है और मैं आपको कहूं ये आपका क्या है? सी वेक्टर है, तो ये आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। तो अपन ने क्या किया और आपको क्या कह रखा है? ए और सी भी आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। ए और बी है पहले तो। अगर सपोज मैं इस वेक्टर को ए मान लेता हूं, ये जो बाहर निकल रहा है इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, ये ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर बी से परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला, ठीक है। और ए जो है सी से भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो क्या ये तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ये लोग आपस में, ए बी और सी? तो अब अपने को ए की क्या बतानी है? वेक्टर फॉर्म में बताना है कि उसके डायरेक्शन अपन कैसे लिख सकते हैं। ए को अपन किस तरह से लिख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से? अगर वो अपने से यूनिट वेक्टर के फॉर्म में पूछता है तब भी अपन बता देते, और वेक्टर के फॉर्मेट में पूछा है तब भी अपन उसको बता सकते हैं। तो देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल अपन लोग लगाते हैं, और किसके अलोंग? किसी के भी अलोंग लगा सकते हैं, बस आपको तो डायरेक्शन मिलनी चाहिए। आपको जब पता चल रहा है कि ए वेक्टर बाहर है तो यानी कि आपको एक ब्रीफली एक आइडिया मिल रहा है कि मेरा थंब कैसा होना चाहिए? वाई डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं अपना राइट हैंड थंब रूल इस पे लगाऊंगा तो राइट हैंड मैंने ऐसे रखा और बी वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ा, तो मेरा थंब किधर की डायरेक्शन दे रहा है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन मुझे दे रहा है। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन अगर मुझे दे रहा है तो यानी कि इस प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? बी क्रॉस सी। मैंने क्या किया? बी क्रॉस सी किया, तो मुझे क्या मिला? ए वेक्टर। तो यानी कि ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका इनमें से क्या हो सकता है? ये हो सकता है बी क्रॉस सी। क्या सी हो सकता है? नहीं, सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सी के तो परपेंडिकुलर में, तो सी ऐसे कैसे हो जाएगा? बी भी नहीं हो सकता। डॉट प्रोडक्ट बी डॉट सी, यहां पे अपने को कोई अंदाजा है ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही ऑप्शन इन्होंने डाल दिया एक तरह से। तो बी डॉट सी का भी अगर आप देखेंगे तो बी सी कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90। तो ये तो बी और सी का क्या हो गया? केवल मतलब वेक्टर ही हो गए, केवल बी और सी। यहां पे ए की तो कहीं बात ही नहीं है। कॉस ऑफ 90 कितना हो गया? 0, यानी कि बी डॉट सी वेक्टर कितना हो गया आपका? 0 हो गया। तो एक अकेला ऑप्शन अपने पास बचता है, वो कौन सा होगा? बी क्रॉस सी। और ये अपन ने कैसे निकाला? राइट हैंड थंब रूल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। लॉजिक लगाने पड़ेंगे आपको, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपने एक्सरसाइज को काफी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी थ्योरी को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिएगा, तभी ये वाली चीजें आपको समझ में बैठेंगी। वरना ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल टू 0 कोई सेंस नहीं बना था बिना थ्योरी पढ़े। आपने थ्योरी पढ़ रखी है, आपको मैंने सारे स्पेशल केसेस कराए, तो आपको पता चला कि हाँ भाई थीटा अगर 90 है तभी ये आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कंसीडर द वेक्टर्स ए बी और सी। अपने को 3 वेक्टर दिए हुए हैं और यहाँ पे ये बोला गया है कि ए बी और सी कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स है। और यहाँ पे अपने को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो कि ए की प्लेन में होते हैं, और उसको अपन ने लिखने का तरीका देखा था अपने लेक्चर में, जिसको अपन क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल्स टू एम ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी वेक्टर। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो एम और एन होता है आपका, ये क्या होता है? एक
न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एक, ठीक है, या न्यूमेरिकल कांस्टेंट आप कह लीजिए, कुछ भी वेरिएबल आप मान लीजिए इसको। तो आप जरूरी नहीं है एम और एन रखें, आप चाहें तो इसको एक्स ऑफ बी प्लस वाई ऑफ सी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अपने को यहां पे फाइंड आउट क्या करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं यहां पे एन रखूंगा तो अपन इक्वेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा एन फाइंड आउट करना है और कौन सा अपन ने कांस्टेंट माना है, इसलिए मैंने इसको एक्स और वाई से रिप्लेस कर दिया। अब अगर अपने पास ये इक्वेशन आई है तो अपन क्या करना है, अपने को ए वेक्टर पता है, बी पता है और सी भी पता है, अपने को केवल वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन बनानी है और अपना आंसर अचीव करना है। तो देखिए अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पे देखिए ए वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये अपना इक्वल होना चाहिए किससे, x ऑफ 5i कैप प्लस ये n है अपना n j कैप प्लस k कैप प्लस ऑफ y माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये अपनी इक्वेशन आई। अगर ये अपनी इक्वेशन है तो अब अपने को क्या करना है, इनको इक्वेशन बनानी है, फाइनली शॉर्ट करना है अपने को इक्वेशन। 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या लिख सकता हूं देखिए यहां से, 5x माइनस y i कैप प्लस n प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, nx प्लस 2y j कैप प्लस x प्लस 3y k कैप। ये अपन ने यहां पे इक्वेशन लिख ली। अपन ने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया और डायरेक्टली लिख सकते हो अपन 5x माइनस y, दूसरी लिखी अपन ने nx और प्लस का 2y, फिर अपन ने लिखा x प्लस 3y और सब में आई कैप जे कैप और के कैप। अपन ने इस तरह से इसको एक वेक्टर इक्वेशन में लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, इन इक्वेशन को इनके वेरिएबल के साथ अपन इक्वेट करेंगे। तो अपनी क्या इक्वेशन आएंगी देखिए, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, nx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 और x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई, ये अपनी दूसरी इक्वेशन आ गई और ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ x, y और n। अगर अपने को x और y की वैल्यू मिल जाती है तो फिर अपन इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे और n को इक्वेट करेंगे। तो अपन सबसे पहले इक्वेशन 1 और 3 को देखते हैं। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपन x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अपन कैसे करेंगे उसे। यहां पे आपके पास इक्वेशन है 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर दूं, अपने को पता ही है, तो मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मेरी क्या इक्वेशन हो जाएगी, 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 5x प्लस 15y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10। अब मैं क्या करूंगा, साइन अपन चेंज करते हैं। तो अपन ने साइन चेंज किए, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और यहां पे क्या बचेगा, ये अपना 5 था, ठीक है, यहां पे क्या बचा, माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 1 यानी कि माइनस ऑफ 16y इज इक्वल्स टू प्लस 10 प्लस 2। तो यहां पे क्या आ गया, 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 12/16। ये कितना आ जाएगा, 3 की टेबल से 3 4 जा एंड या 4 की टेबल लगा देते हैं, 4 3 जा एंड 4 4 जा 16, ठीक है। सो माइनस ऑफ 3/4 अपनी वैल्यू आ गई किसकी, y की। अब अपनी y की वैल्यू अगर आ चुकी है तो कोई सी भी इक्वेशन 1 या 3 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर अपन y की वैल्यू डालेंगे तो अपने को x की वैल्यू मिलेगी। तो मैं इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूं, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहां पे y की वैल्यू अपन कितनी पुट करेंगे, माइनस ऑफ 3/4। सो 5x प्लस 3/4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5x इक्वल्स टू 2 माइनस 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 5/4
एक 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 1/4। ठीक है, तो x और y की वैल्यू अपने को अब मिल चुकी है। अब क्या करेंगे अपन, x और y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालेंगे और n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसको देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे अपने पास है x इक्वल्स टू 1/4 और y इक्वल्स टू कितना है -3/4। तो इसको मैं कहां पे पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 में। सो n ऑफ n/4 प्लस माइनस आ जाएगा -2 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 3। तो ये देखिए 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम। ठीक है, तो n/4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3/2। तो ये कितना हो गया 6 प्लस 3 9/2। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे, -2 इंटू 3/4। तो ये कितना हो गया -6/4। अपन इसको अगर इधर लिखेंगे तो 3 प्लस 6/4, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 6/4। ठीक है, कैसे हो जाएगा ये, यहां पे आ रहा है अपना -2 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है अपना 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n/4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 प्लस 6/4। तो n/4 इज इक्वल्स टू 18/4। अब अपन ये 4 से 4 अगर कैंसिल आउट करें तो n की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई 18। तो देखिए अपना क्या यही आंसर यहां पे आ रहा था ऑप्शन में D 18। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करी। क्या करा अपन ने, सबसे पहले कोप्लेनर वेक्टर को समझा, उसको अपन ने इस फॉर्मेट में लिखा। फिर अपन ने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन को सॉल्व करने पे अपन ने एक वेक्टर इक्वेशन बनाई। 3 इक्वेशन आ गई अपने पास 1, 2 और 3। उन इक्वेशन से अपन ने x की वैल्यू कैलकुलेट करी और y की वैल्यू कितनी है -3/4, और इधर x की वैल्यू कैलकुलेट करी तो कितना आया 1/4। वो वैल्यूज को अपन ने यहां पे लिखा और इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया और अपने को n की वैल्यू कितनी मिली 18। अब अपन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ I क्रॉस J क्रॉस K, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की यहां पे बात हो रही है। तो मैं आपको एक चार्ट यहां पे बनाना चाहता हूं। क्या ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इनकी वैल्यू क्या होती है K कैप, I कैप, J कैप। और इसी चीज को अपन ने कंपोनेंट फॉर्म और डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी देखा था और एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मेथड से भी देखा था। अगर आपको इतनी बातें पता है, और इसके अलावा और एक और क्या चीज देखी थी अपन ने, अगर मैं इसको, अपन ने देखा था एक प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट में कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो यहां पे क्या हो जाएगा J क्रॉस I, यानी कि अब ये क्लॉकवाइज अगर अपन चलें तो ये आया था अपना आंसर। कुछ ये चीजें अपन ने देखी थी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो यहां पे देखिए अपने को क्या दिया हुआ है J क्रॉस K। J क्रॉस K का मतलब क्या हो गया I कैप, और I क्रॉस I कितना होता है I क्रॉस I 0। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर के ऊपर ही एक और यूनिट वेक्टर पैरेलल हो गए, उनके आपस में एंगल कितना हो गया 0। और आपको फॉर्मूला पता है A क्रॉस B का, A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है AB साइन थीटा n कैप। तो अगर थीटा 0 हो जाए तो साइन 0 कितना होता है 0 होता है, यानी कि A क्रॉस B कितना आ जाएगा 0। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, डॉट प्रोडक्ट के अंदर अपने को एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट में अपने को एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो ऑल्दो अपना आंसर 0 आ रहा है, लेकिन ये कैसा है वेक्टर है, तो इसलिए अपना आंसर क्या हो गया B। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन डाले, एक 0 और एक 0 वेक्टर। तो ये हमेशा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो आपको अगर ये वाली चीज समझ में आई तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ I क्रॉस J प्लस J क्रॉस K प्लस K क्रॉस I। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑप्शंस अभी मत देखिएगा, अभी आप पहले इस चार्ट को देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे वैल्यूज डालना आना चाहिए। तो अब देखिए I क्रॉस J यानी कि क्या हो गया ये K कैप। क्या आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं।
फिर उसके मैं इसको नीचे लिख देता हूं यहीं पे ही, ये अपना क्या आ गया के कैप। फिर जे क्रॉस के देखिए ये अपना कितना हो गया आई कैप। फिर के क्रॉस आई ये अपना कितना हो गया जे कैप। अब देखिए इतना आपने कर लिया। अब यहां पे आई क्रॉस जे आपको कितना मिला के, जे क्रॉस के कितना मिला आई कैप, और के क्रॉस आई कितना मिला जे कैप। तो आई क्रॉस के कितना है, आई क्रॉस के है माइनस ऑफ जे, तो आपने फिर क्या लिख दिया माइनस ऑफ जे कैप। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं। फिर जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना होता है माइनस ऑफ के कैप। फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे आपका कितना होता है माइनस ऑफ आई कैप। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिले माइनस जे कैप, माइनस के कैप और माइनस आई कैप। अब आप क्या करेंगे अपने ऑप्शंस देखेंगे और जो भी ऑप्शन सही होगा वो आप यहां पे मार्क कर देंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है आई प्लस जे प्लस के, तो ये तो अपना क्या हो गया कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन है जीरो वेक्टर, ये भी कैंसिल हो गया। फिर बी वेक्टर है अपना, बी ऑप्शन है अपना माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो देखिए अपना यही आंसर आ रहा है माइनस जे माइनस के माइनस आई, तो ये अपना ऑप्शन सही हो गया। फिर डी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है माइनस थ्री आई माइनस थ्री जे माइनस थ्री के, तो अगर अपन इसमें थ्री कॉमन भी ले लें तो अपना आंसर तो आ रहा है, लेकिन थ्री तो अपना कांस्टेंट आ ही नहीं रहा था, तो ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया डी ऑप्शन गलत हो गया। तो इस तरह से अपन ने इसका आंसर कैलकुलेट किया जो कि कितना है अपना माइनस आई माइनस जे और माइनस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी और ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में। आपसे कुछ इस तरह से एंगल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं इनको रिजोल्व करते हैं। ठीक है, इनको कैसे रिजोल्व करेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर ये कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। इस तरह से अपने को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मैं पूरा आपको इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे, प्लस थ्री के माइनस ऑफ आई प्लस जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस सी वेक्टर कितना है अपना थ्री आई माइनस थ्री जे माइनस 12 के। ये आपके वेक्टर दिए हुए थे। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, देखिए आई माइनस आई, ये तो कैंसिल आउट हो, बचा क्या 3, सो 3 आई कैप। फिर क्या बचा अपना 2 और इधर 3 हो गया और इधर माइनस 3 हो गया, तो यानी कि माइनस ऑफ 0 जे कैप। फिर देखते हैं अपन क्या आ रहा है, प्लस का 3 प्लस का 4 7 के कैप और 7 माइनस 12 के कैप, यानी कि माइनस ऑफ 5 का के कैप। ठीक है, 12 में से 7 अपन ने माइनस कर दिया तो कितना बचा माइनस ऑफ 5 के कैप। तो अपनी इक्वेशन क्या आई 3 आई कैप माइनस 5 के कैप। ये अपनी किसकी इक्वेशन आई ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर की, ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब यहां पे अपन कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आपको कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म अपन यूज करेंगे, काफी इजी रहता है और एक लाइन में अपना आंसर आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या बनाते हैं डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आई जे के लिख देते हैं और फिर जो इक्वेशन दी हुई होती है उनको लिख देते हैं। अब इसने कितने का क्रॉस प्रोडक्ट मांगे, केवल ए क्रॉस बी का, यानी कि ए और बी इक्वेशन को ही अपन यहां पे लिखेंगे। तो मैंने लिख लिया 1 2 3 और फिर यहां पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1 1 और ये 4। अब देखिए यहां पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो आई कैप इंटू 8 माइनस 3 माइनस ऑफ जे कैप 4 प्लस 3 प्लस के कैप 1 और प्लस 2। ठीक है, तो ये अपना कितना आ जाएगा 5 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये अपना क्या आ गया ए क्रॉस बी। ये आपने यहां पे ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों चीजें अपने पास आ गई हैं। मैं ए क्रॉस बी को यहां पे लिख देता हूं, अपना अपन ने कितना कैलकुलेट किया 5 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशन अपने पास आ गई हैं। अब अपने से क्या पूछ रहा है, इस वाली इक्वेशन का और इस वाली इक्वेशन के बीच में कितना एंगल होगा। तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को सपोज कीजिए कि मैं इस इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट कर दूं, एक पी वेक्टर से।
इस इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट कर दूं P वेक्टर से और इस इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट कर दूं एक Q वेक्टर से, क्योंकि अपन बार बार इतना बड़ा लिखेंगे तो अपन अपना शॉर्ट में इसको लिखना चाहते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को कह दिया P वेक्टर जो है A प्लस B प्लस C है और Q वेक्टर जो है वो क्या है, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट है। मैंने उसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दे दिया। तो अब अपने पास दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर का अगर अपने को इनके बीच में एंगल निकालना है तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, A डॉट B इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी वेक्टर अपॉन ए और बी का मैग्नीट्यूड। क्या इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं? यहां से मुझे क्या मिलेगा, एंगल मिल जाएगा। अपन ने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देखे थे डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी। तो जब भी अपने को थीटा कैलकुलेट करना होता है तो अपन कैसे लिख देते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये अपने को काफी इजी भी पड़ता है। तो अब देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों इक्वेशन है अपने पास P और Q, उनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा और नीचे उनका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा। तो क्या लिखेंगे अपन, 3। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपको पता ही है, I से I मल्टीप्लाई करा देंगे, J से J और K से K, क्योंकि I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K कितना होता है, 1 होता है। बाकी I J K की I कितना होता है, 0 होता है डॉट प्रोडक्ट के सेंस में। तो यहां पे कितना हो जाएगा 15 और ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 माइनस 15 आ गया अपना इनका डॉट प्रोडक्ट A और B का। और अब इनका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो देखिए अगर मैं P का मैग्नीट्यूड लिखूं तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 34। फिर अपन देखते हैं A क्रॉस B का अगर मेरे को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो इसका मैग्नीट्यूड मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, 25 प्लस 49 प्लस 9। तो ये अपना कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 83। तो अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, A का मैग्नीट्यूड अपना कितना आया, या P का मैग्नीट्यूड अपना कितना आया था, √34 और Q का मैग्नीट्यूड अपने पास कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 83 और 15 माइनस 15 तो 0 अपॉन समथिंग। तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी जो भी होगा अंदर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा भैया 0 कब होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री पे। तो थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड कीजिए आप इस क्वेश्चन को और खुद सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। A and B are unit vectors and angle between them is pi upon k. If A plus 2B and 5A minus 4B are perpendicular to each other, then find the integer value of k. तो देखिए अब अपने को क्या दे रखा है, A और B कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल कितना है, पाई अपॉन के। और इस k की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और एक वेक्टर और एक और दूसरा वेक्टर, ये दो वेक्टर दे रखे हैं और क्या बोल रखा है, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, A डॉट बी के फॉर्मूले से, ये अपना A डॉट बी का फॉर्मूला होता है। यहां पे अगर मैं इसको 90 डिग्री बनाऊं तो A डॉट बी मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको A वेक्टर मानूं और इसको मैं B वेक्टर मानूं तो अपना क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे A प्लस 2B, इनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं और किसके साथ, 5A माइनस 4B वेक्टर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा अपना, 5A स्क्वायर माइनस 4AB प्लस 2 प्लस 10BA माइनस 8B स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पे, अब अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर I डॉट I 0, I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है और K डॉट K 1 होता है। तो यहां पे देखिए A स्क्वायर लिखा है, यानी कि A डॉट A, और अपने को पता है A क्या है, एक यूनिट वेक्टर, यानी कि दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ये अपने को पता है। तो बेस्ड ऑन दैट नॉलेज अपन ने लिखा 5 इंटू 1 हो गया है माइनस
4ab और प्लस 10ab, ठीक है। अपन को पता है डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है ab इज इक्वल्स टू ba हो सकता है, तो यहां पे अपन ने क्या लिख लिया, प्लस का 6ab ये वेक्टर है, और माइनस ये सिमिलरली ये भी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर हो रखा है, तो ये भी कितना होगा 1 होगा, तो -8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे कितना आ गया अपना -3 प्लस ऑफ 6ab वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो a डॉट b वेक्टर यहां से अपना कितना आ जाएगा 3/6, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/2। अब अपने पास जो फॉर्मूला था अपन उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अपने पास फॉर्मूला क्या था, ab cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b, अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, a और b क्या है, ये a वेक्टर और b वेक्टर के क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि यूनिट वेक्टर है। तो 1.1 और cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपना कितना है यहां से 1/2, तो ये लिख लिया अपन ने 1/2, यानी कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो cos कब 1/2 होता है, cos 1/2 होता है 60 डिग्री पे, है ना। तो 60 डिग्री को देखिए अपन कैसे लिख सकते हैं, रेडियन में 60 इंटू π/180, ये अपन ने कैंसिल आउट किया, तो π/3 अपन इसको लिख सकते हैं। तो थीटा अपने पास कितना आ गया π/3, और अपने को क्या दिया हुआ था, अपने को π/k दिया हुआ था, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो वो अपने को किस फॉर्मेट में दिया हुआ था, π/k के। तो यहां से अपने को क्या पता चलता है, k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया और अपने k की वैल्यू कितनी आई 3, जो कि अपना क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आप लोग इतनी चीजों को पहले नोट कीजिए, फिर अपन आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे अपने को क्या दे रखा है, एक रिजल्टेंट फोर्स दे रखा है F, जो कि कितना है 5 न्यूटन है, और अपने को इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। अपन ने एक थ्योरी में पढ़ा था ये वाली चीज, अपने शायद 4th-5वें लेक्चर में अपन ने देखा था, शायद 4th लेक्चर में, जहां पे अपन ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में देखा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर इनके बीच का एंगल कितना हो, रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस के बीच का थीटा। तो अपन क्या करते थे, वहां पे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म करने की कोशिश अपन करते थे, तो वो अपन ने किया। अगर अपन ऐसा करते थे तो ये अपना कितना आता था 90 डिग्री, और ये एक्सिस अपन फिर क्या लिख देते थे, f cos 37, और यहां पे क्या आ जाएगा f sin 37। तो f अपने पास कितना है 5, तो 5 cos 37 डिग्री लिख लिया, यहां पे क्या लिख लिया 5 sin 37 डिग्री। अगर इतना अपन ने लिख लिया, अब अपने को क्या कंप्लीट करना था कि 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो अपन ने देखा था अगर ये एंगल 37 है और आपका ये 3, 4 और 5 दे रखा है, तो साइन 37 और कॉस 37, तो पहले साइन निकाल लेते। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो कितना हो जाएगा 3/5। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 3/5, तो एक 5 से 5 कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ गया 3। इधर क्या होगा 5 इंटू कॉस 37, यानी कि b/h, यानी कि 4/5। तो यहां से आंसर आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो ये लेंथ आपकी आ गई 4 और ये कितनी आ गई 3। इस तरह से अपन ने इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको दो वेक्टर इक्वेशन दी हुई हैं और आपसे वो पूछ रहा है कि अगर ये दो वेक्टर आगे जाके मिलते हैं तो उनके क्या कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, अब ये दो स्ट्रेट लाइन है, आप इसको ऐसे सोचिए, आपके ग्राफ पे अगर आप इनको ड्रॉ करेंगे तो आपको दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो ये अगर मीट कर रही होंगी तो यानी कि इनका कोई ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, तो कोई ना कोई उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ही होगा। तो अपने को वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करते थे, अपन उसका कोऑर्डिनेट ले लेते थे। उसी कोऑर्डिनेट को अपन कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए अपन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो x + 2y + 3 = 0 और 2x
प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2x 4y और ये 6। अगर मैंने इस इक्वेशन को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा, ये कैंसिल आउट हो गए। 4 माइनस 1 कितना हो गया 3y और 6 प्लस 3 कितना हो गया प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मुझे y कितना मिल गया माइनस ऑफ 3। अब मैं x कैलकुलेट करूंगा, तो कोई सी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं अपन। 2 इक्वेशन है अपने पास, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अपन y की वैल्यू रख सकते हैं और x को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, तो मेरे पास कितना आया -6 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो एक वैल्यू आई 3 और एक क्या आई माइनस ऑफ 3, यानी कि अपने जो कोऑर्डिनेट आए कितने आए 3, -3। तो इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं 3i कैप माइनस 3j कैप। यही इनका क्या हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करूं, अपन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, अपने को स्लोप निकालनी आती है, अपन एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको पॉइंट्स मार्क करता हूं कि ये पॉइंट्स आए क्या, ये 1 2 और ये 3 और 1 2 और ये -3 -2 -1, यानी कि कुछ अपना ये वाला एक पॉइंट आया। तो इस पे देखिए लाइन कैसे पास हो रही होगी, एक लाइन तो कुछ, अब इनका इंटरसेक्शन y एक्सिस से कुछ भी हो, अभी अपने को उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि अपने को कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना था। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि 2 स्ट्रेट लाइन, जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है ये आपकी क्या होगी x प्लस 2y प्लस 3 और ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी आपकी 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह से आपकी 2 लाइनों की इक्वेशन आ रही होगी, जो कि यहां पे कहीं पे आपकी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही होगी। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ही अपन ने क्या कोऑर्डिनेट दे दिए 3, -3 अपन ने कैलकुलेट किया x और y, और उसके अकॉर्डिंग अपन ने उनकी एक वेक्टर इक्वेशन यहां पे जनरेट कर दी। तो अपन ऑप्शन देखते हैं, अपने क्या दे रखा है 3i कैप माइनस 3j कैप, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया यहां पे करेक्ट हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग सोचिए इसमें क्या हो सकता है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराया है। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है a cos थीटा i कैप और a sin थीटा j कैप, और अनदर वेक्टर आपको b है जो कि नॉर्मल टू a है। अच्छा, अब यहां पे एक आप लोग के लिए नया वर्ड आया नॉर्मल। जब भी नॉर्मल आता है वर्ड, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है बी वेक्टर कैसा है ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी कि ए और बी आपस में कैसे हैं 90 डिग्री पे हैं। अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं तो ये क्या कहना चाह रहा है अपने से कि अनदर वेक्टर बी इज नॉर्मल टू ए। ठीक है, चलिए अपन पहले ए वेक्टर लिख लेते हैं। तो अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अगर मैं 2 वेक्टर, सपोज बी वेक्टर अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता है थीटा कि ये कितने पे हैं 90 डिग्री पे हैं, तो कॉस थीटा कितना होता है 0। तो यानी कि a डॉट बी मेरे पास कितना आएगा 0। तो मुझे बी वेक्टर कुछ इस तरह का चुनना है कि मेरा a डॉट बी कितना आ जाए 0, तब ये 2 वेक्टर आपस में कैसे होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो a वेक्टर तो मुझे पता है, अब मुझे b वेक्टर बनाना है। तो b वेक्टर कैसा होना चाहिए कि वो a डॉट बी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो कितना आ जाए 0 आ जाए। तो देखिए अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे b ऑफ साइन थीटा i कैप प्लस b ऑफ कॉस थीटा j कैप। ये मैंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे आपके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई टीचर नहीं समझा सकता, ये तो आपके बेस्ड पे है कि आपने कितना समझा है टॉपिक को।
ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, इसमें कोई आपको कुछ नहीं समझा सकता। यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रखा है ए वेक्टर और आपको बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, और आपको ये बोला हुआ है कि ए और बी वेक्टर आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं। अगर वो आपस में 90 डिग्री पे हैं तो मैंने एक फॉर्मूला लिख करके देखा, ये वाला फॉर्मूला, इसके अंदर थीटा को मैंने 90 पुट किया, तो यानी कि ए डॉट बी 0 आना चाहिए। 0 कब आना चाहिए, जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो जब मुझे दो बातें पता है तो मुझे क्या ए की तो बात निकालनी है कि बी वेक्टर कितना होना चाहिए। तो अब देखिए मैं ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो अब ए डॉट बी, देखिए अब ए मुझे पता है, बी मुझे पता है, इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, लेकिन थीटा की जगह क्या आएगा, 90 आएगा। तो यानी कि देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ए ऑफ कॉस 90 बी ऑफ साइन 90 प्लस ए ऑफ साइन 90 प्लस बी ऑफ कॉस 90। तो आप देखिएगा cos 90 0, sin 90 1, sin 90 1 और cos 90 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो टोटल आपका आंसर कितना आ गया, 0। और ये क्या आ गया आपका, a डॉट बी इक्वल्स टू 0। यानी कि जो आपने बी वेक्टर सेलेक्ट किया है ये आपने एकदम सही सेलेक्ट किया है। लेकिन देखिए इसमें क्या गलती हो जाती है, अगर मैं इस साइन थीटा को कॉस थीटा लिखता और इस कॉस थीटा को साइन थीटा लिखता तो आंसर क्या होता, ए कॉस 90 बी कॉस 90, ए साइन 90 बी साइन 90, तो कॉस 90 तो 0 हो जाता, लेकिन साइन 90 क्या हो जाता, वहां पे 1 रह जाता। यानी कि ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट आपका कितना आ जाता, 1 आ जाता। 1 आता तो क्या ये सेटिस्फाई करता, नहीं करता, फिर दोनों के बीच में एंगल 90 नहीं होकर के क्या हो जाता, 0 हो जाता। पता ही ये वाली चीज आपको। तो इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग को समझ में आना चाहिए वाला क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग थी इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं था। अब अपने को एक वेक्टर दिया हुआ है 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये एक यूनिट वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर है और यहां पे आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि एक यूनिट वेक्टर आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको पता है कि अगर यूनिट वेक्टर a कैप सपोज आपको दिया हुआ है 0.5 आई कैप माइनस 0.5 जे कैप प्लस c के कैप, और यहां पे आपको अगर c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड इसका बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ए कैप के मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कर सकते हैं। और आपको एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर का, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या फिर ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, अगर अपने को ये पता है तो अपन इस केस में क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन का रिजल्टेंट ए कैप के मैग्नीट्यूड से बराबर कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूं ए कैप का मैग्नीट्यूड, और यहां पे क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 0.25 0.64 प्लस c स्क्वायर। इन दोनों को एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 0.89 प्लस c स्क्वायर, 1 माइनस 0.89 जो कि आपका आएगा कितना 0.11। तो आप c की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.11। ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अपन ऑप्शन में क्या गिवन है अपने को। ऑप्शन में अपने को गिवन है, बी ऑप्शन में अपने को गिवन है अंडर रूट ऑफ 0.11, और प्लस माइनस अपन कोई भी वैल्यू चुन सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस में दे रखी है, तो अपने ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। रीड कीजिए आप इस क्वेश्चन को। अब यहां पे क्या दे रखे अपने को, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर कुछ दिया हुआ है, बी वेक्टर कुछ दिया हुआ है, इनका जो रिजल्टेंट है अगर मैं उसको आर वेक्टर कह रहा हूं, तो जो यूनिट वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, आर वेक्टर के। यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर वेक्टर। कुछ इस तरह का अपने को दे रखा है,
और अपने से क्या पूछा है, फिर उनका ऑप्शंस अपने को दे रखे हैं, तो यानी कि उन्होंने अपने से इसका यूनिट वेक्टर पूछा है कि इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा। तो देखें, अपन ने अभी अभी एक फॉर्मूला देखा था, ए कैप इज इक्वल्स टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यहां पे अगर इसको अगर मैं ए कैप बोल दूं, ठीक है, और ये यहां पे क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि रिजल्टेंट क्या होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर। तो ये क्या बोल रहा है, ए प्लस बी वेक्टर और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए प्लस बी का मॉड, कुछ इस तरह से बोल रहा है ये आर वेक्टर अपॉन ये वाली चीज बोल रहा है। तो रिजल्टेंट अपन ने डाल दिया ए प्लस बी और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, केवल ए प्लस बी को ऐड करना है और उनका मैग्नीट्यूड यहां पे लिखना है। तो देखिए कैसे होगा। अब ये 4 - 1 कितना हो गया, 3i कैप प्लस 3j प्लस 3j, तो ये कितना हो गया, प्लस ऑफ 6j प्लस 6k माइनस ऑफ 8k, तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ 2k। अब इनका क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी। तो a प्लस बी तो अपना ये आ गया, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 36 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, 49। तो अंडर रूट ऑफ 49 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो अपना आंसर देखते हैं, इनमें से कोई दे रखा है क्या, 3i प्लस 6j माइनस ऑफ 2k इंटू 1/7। ऑप्शन ए अपना यहाँ पे करेक्ट हो गया, बाकी सब ऑप्शन अपने यहाँ पे क्या हो गए, गलत हो गए। यहाँ पे तो अंडर रूट नहीं लिया सी और डी ऑप्शन में तो, और बी ऑप्शन में जो 2k है वो क्या दे दिया, प्लस में दे दिया, अपना कितने में आया, माइनस में आया। तो ऐसे अपन ने इस क्वेश्चन को अचीव किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या पूछ रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन, ठीक है, मस्ट बी अ वेक्टर, मे बी अ वेक्टर, मस्ट बी अ स्केलर, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन को देखते सही कितने लोगों ने ये सोचा कि सी और डी तो ऑप्शन इसके हो ही नहीं सकते हैं। जिन्होंने भी सोचा बहुत अच्छा, उनकी अप्रोच बहुत अच्छी जा रही है इस चैप्टर को लेकर के। अब मस्ट बी अ वेक्टर, मे बी अ वेक्टर, देखिए अपने को फिजिकल क्वांटिटी अननोन है, लेकिन हाँ अगर उसमें डायरेक्शन है तो वेक्टर तो होगा, लेकिन अपन कंफर्म के साथ बिल्कुल प्योर, मतलब बिल्कुल श्योरिटी के साथ अपन नहीं कह सकते कि वो वेक्टर ही होगा, कुछ भी और उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, इट मे बी अ और माइट बी अ वेक्टर। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, फिगर शोज 3 वेक्टर ए बी एंड सी वेयर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी है ना, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आप यहां पे देख लीजिएगा। ये 2 वेक्टर हैं, ठीक है, एक तो पी आर है इस डायरेक्शन में और एक आर क्यू है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये अपने को क्या बोल रहा है, पी क्यू एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट क्या है, आर, यानी कि पी आर और आर क्यू लाइन तो कैसी होगी, बराबर, लेकिन पी आर वैक्टर इधर है और आर क्यू वैक्टर इधर है, तो अपन लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू माइनस आर क्यू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो अपने को बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऐड कर रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, कुछ ना कुछ इन्होंने लगाया होगा। हो सकता है कि भाई पैरेललोग्राम भी लगाया हो। देखते हैं अपन क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं ए वेक्टर ऐसे जा रहा है या सी वेक्टर ऐसे जा रहा है और फिर पी वेक्टर जा रहा है, तो ए वेक्टर ऐसे आने की जगह ऐसे आ रहा है, यानी कि यहां पे क्या लग रहा है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है। इतनी जगह पे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है, सी और पी आर, और इधर ए आने की जगह क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू सी प्लस पी आर वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से मैं ये लिख सकता हूं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया ये वाला, और इसके अंदर मैंने देखा कि क्या हो रहा है, ये सी वेक्टर इधर जा रहा है, क्यू वेक्टर इधर जा रहा है और आर क्यू वेक्टर इधर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि दिस और ये इधर जाने की जगह इधर आ रहा है, तो इसमें क्या लिख सकता हूं मैं इसको, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर। अब अपने को पता है इन्होंने एक लाइन की, भैया पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो आर पे आ रहा है, यानी कि ये जो लाइन है पी आर ये किसके बराबर हो गई, आर क्यू के। लेकिन वेक्टर के सेंस में अपन क्या लिखेंगे कि पी आर वेक्टर
इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर क्यू वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, इसको नेगेटिव ले लूं, तो एक पॉजिटिव में जा रहा है और एक नेगेटिव में जा रहा है। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को दोनों का एडिशन लेना हो तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस पी आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर और माइनस ऑफ पी आर वेक्टर। मैंने क्या किया, इस आर क्यू को माइनस ऑफ पी आर से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इस पी आर से ये वाला पी आर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर। ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए। तो अपना देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। ऑप्शन नंबर ए अपना यहां पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। I started walking down a road in morning facing in the sun। तो सबसे पहला लॉजिक यहां पे लग गया फेसिंग इन द सन। भैया सूरज कहां से उगता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, बचपन से अपन सुनते हुए आ रहे हैं, तो ये एक लॉजिक आ गया। अब आपको वेक्टर की सारी नॉलेज हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ये नहीं पता होगा कि भैया सूरज कहां से उगता है, तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया आपका। तो आपको तो आगे बढ़ ही नहीं पाए एक लाइन से आगे। तो अपन ने क्या किया, अपने को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अब लगाने आते हैं, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं सुबह उठा और मैंने सन की तरफ, जहां से सन निकला मैं वहां की तरफ मूव किया, यानी कि मैं इधर की तरफ कुछ चला। ठीक है, ये इधर ऐसे। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरा लेफ्ट क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, यानी कि मैं कहां आ गया, ऊपर आ गया। देन आई टर्न टू द राइट। अब अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरा राइट कहां हो गया, यहां पे, यानी कि फिर मैं राइट साइड पे मैंने मूवमेंट किया अपना। इन विच डायरेक्शन वॉज आई गोइंग देन। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो अपन ने आंसर लगा दिया ये। अब ऐसे समझने के लिए तो काफी अच्छा लगा कि अपन ने इतना इजीली डायग्राम ड्रॉ करके इसको पूरा का पूरा आंसर कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर अपने को यही नहीं पता होगा, पहली लाइन क्या है इस क्वेश्चन की, आई वॉज वॉकिंग कहां पे, फेसिंग टू द सन, यानी कि जहां से सन उग रहा था मैं उस तरफ जा रहा था। तो सन कहां से राइज होता है, फ्रॉम द ईस्ट। तो उतनी नॉलेज अपने को होनी चाहिए और अपना आंसर क्या आ गया, फिर ईस्ट आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। A vector A points vertically upward and B points towards north, then vector product AB is। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, देखिए यहां पे केवल वेक्टर प्रोडक्ट बोला है। अपने को पता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, एक तो डॉट और एक क्या होता है, क्रॉस। तो अब अपने को देखना है कि यहां पे क्या चीज अप्लाई होगी। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड्स एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि अगर ये बी को मैं नॉर्थ की तरफ डाल दूं, ठीक है, ये नॉर्थ है, तो वर्टिकली अपवर्ड्स यानी कि वो बाहर। ठीक है, ये तो बी वेक्टर हो गया आपका जो कि नॉर्थ की तरफ है, ये नॉर्थ है अपना, यहाँ पे ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ए वेक्टर जो है वो कैसा है, बाहर निकला हुआ, यानी कि मैं उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, ये बाहर निकला हुआ वेक्टर है। अगर ये आपका एक्स और वाई एक्सिस अपन मान लें उस सेंस में, तो ये आपका जो ए वेक्टर है ये बाहर निकला हुआ है। तो अब अपने को इनका प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए, मैं अगर निकालना चाहता हूं, ए के अलोंग मैंने अपना हाथ रखा और मुझे बी की तरफ आना है, तो ए के अलोंग ऐसे रखा। देखिए अगर ऐसे हाथ रख रहा हूं तो पीछे की तरफ जा रहा हूं, है ना, मतलब मोड़ तो नहीं पा रहा, उंगलियां तो आगे जा रही हैं। और बी वेक्टर किधर है, बी वेक्टर है ऊपर, तो मुझे अपना हाथ कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा। ए वेक्टर के अलोंग राइट हैंड थंब रूल अपन यहां पे लगा रहे हैं। तो ए वेक्टर के अलोंग रखा, बी कैसे है, बी ऊपर है, तो ये बी को मैंने ऐसे अपनी उंगलियां ऐसे टर्न करी, तो बी वेक्टर की तरफ आ रहा है। मेरा थंब किधर आ रहा है, माइनस ऑफ वाई डायरेक्शन में। यहां पे कौन सा आ रहा है अपना, वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन आ गई अपनी, अलोंग वेस्ट। ये अपना यहां पे आंसर हो गया। और यहां पे अपन ने क्या किया, ए क्रॉस बी किया। ठीक है, चलिए, तो ये अपना इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
इन क्लॉकवाइज क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे अब अपन ने मैं आपको एक चार्ट ड्रॉ कर देता हूं वापस से। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में तो क्या होगा, कुछ इस तरह से घड़ी चल रही है अपनी, ये आई जे और के, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका ये आई जे और के कैप। तो मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज के केस में पहले अपन एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो आई क्रॉस जे, तो जो भी बचा हुआ होता है वो उसके बराबर होता है, यानी कि के कैप। फिर जे क्रॉस के, ये किसके बराबर होगा, आई कैप, और के क्रॉस आई किसके बराबर होगा आपका, जे कैप के। यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे अपना जे क्रॉस आई माइनस के कैप के बराबर होता है, और के क्रॉस जे माइनस आई कैप के, और आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे कैप के। तो अब आप देखिए क्लॉकवाइज के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे अपना मैच कर रहा है। क्या कुछ बच्चों ने बी और सी ऑप्शन तो देखते से ही गलत कर दिए होंगे, बिल्कुल सही। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं, क्योंकि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। तो अब देखिए के डॉट जे, तो डॉट प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं है, तो उनसे भी जो समझदार बच्चे होंगे जिन्होंने बी और सी कैंसिल किया, मैं उनको और ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। जिसने डी को भी क्रॉस कर दिया तो अब बचा क्या, केवल ए, लेकिन ए को भी अपने क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, के क्रॉस जे। तो देखिए के क्रॉस जे क्या अपना माइनस आई कैप आ रहा है क्लॉकवाइज में, तो बिल्कुल अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन अपना सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। पहले तो वाले ऑप्शन उड़ा दीजिए जो अपने किसी काम के नहीं है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से तो यहां पे सभी काम के लग रहे हैं, देखना पड़ेगा। अच्छा, ये और ये कैंसिल आउट, आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे, ये कितने होंगे, हमेशा 0 होंगे, पता ही है आप लोगों को। तो बी और सी ऑप्शन तो अपन ने डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, ए और डी। तो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे अपना माइनस आई कैप आ रहा है, और यहां पे क्या लिखा हुआ, आई कैप, और वो भी क्लॉकवाइज में। यहां पे तो अपने को किसमें देखना है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो अपन के क्रॉस जे कहीं पे आता ही नहीं है, तो इसलिए अपना ए ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। फिर के क्रॉस आई देखा अपन ने, तो के क्रॉस आई कितना आता है, जे कैप आता है, तो यानी कि ये ऑप्शन अपना सही हो गया। तो ये मैंने आपको दोनों के चार्ट बना करके यहाँ पे दिखाया किस तरह से मैंने आपको दोबारा वाला थ्योरी वाला लेक्चर यहाँ पे रिपीट कर दिया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी पहली एक्सरसाइज है, आगे अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बार बार अपन हर चीज को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपके रिवीजन पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से रखा। तो इसी के साथ आज अपने 18 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 1 के। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 2 देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने एक्सरसाइज 1 की प्रैक्टिस करी थी, एक्सरसाइज 2 में भी अब आप क्वेश्चंस लगाइए, और डेफिनेटली आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अपनी थ्योरी में अपन ने हर चीज कवर अप करी है। तो और एक बार और आप एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो ट्रिकी थे वो आप एग्जाम टाइम पे उसको भूल जाएं, तो आप इनको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहिए। तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर एंड एंजॉय योर बेस्ट।